जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज हम लोग जुड़े हैं चतुश्रेणी की तैयारी करने वाले भावी कर्मचारियों को सिलेक्शन दिलवाने के लिए। जी हाँ प्यारे साथियों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं द 30 मिनट शो की। और आज का ये सेशन पहला सेशन रहने वाला है आपके इस 30 मिनट शो का। क्या होगा इस 30 मिनट शो के अंदर? देखो, द 30 मिनट शो चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 यानी कि 2025 में सितंबर माह के अंदर टेंटेटिव डेट है आपके चतुश्रेणी कर्मचारी की। और इसका सिलेबस दिया हुआ लंबा चौड़ा, जिसमें लगभग 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर का पेपर आपके आने वाला है। इस पेपर के अंदर हम 30-30 मिनट के सेगमेंट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। अच्छा, इन टॉपिक को कवर कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, इन टॉपिक्स के अपन शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे साथियों इन क्लासेस के अंदर। ये जो 30 मिनट शो वाली क्लासेस होगी, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। और शॉर्ट नोट्स भी कैसे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब जहां से सवाल आपको पूछा ही पूछा जाता है, यहां से सवाल बाहर जाने की संभावना कम होगी, वो सारी की सारी चीजें अपन इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ सकता है कि सर आप तो जनरली 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे या फिर 5-7 घंटे या 12 घंटे की क्लासेस लेते हो, ये 30 मिनट के शो पर क्यों आ गए? तो साथियों, ये वर्तमान समय में जो तैयारी करने वाले साथी है, इनफैक्ट जो आरएस पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनका भी फोकस लेवल डिक्रीज हो गया है। यानी कि जहां पर अच्छी चीज आपको पढ़नी होती है, जहां पर ध्यान लगा करके चीजें आपको अर्जित करनी होती है, वहां पर आप ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते हो। तो 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास देखने में आपको बड़ी समस्या आती है। इस वजह से आप लोगों की उस आदत की वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा है, जितना कंटेंट मैं 2 घंटे में देता हूं, उस कंटेंट को समराइज करके आधे घंटे के अंदर देने के लिए। हालांकि मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो जनरली हर एक चीज एक्सप्लेन करके, लिख करके पढ़ाता हूं, लेकिन इन क्लासेस के अंदर अपने बोर्ड के ऊपर सारी की सारी चीजें लिखी हुई रहेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उन चीजों को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं। तो मैंने जो आपको लिखकर समझाने वाला टाइम था, ज्यादा समझाने के ऊपर जोर देने वाला टाइम था, उस टाइम को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है, और जो चीज 1.5 घंटे में मिलने वाली थी, उसको 30 मिनट में आपको डिलीवर करने के लिए प्रयास करना शुरू किया है। अब ये प्रयास आगे निरंतर चलता रहे या ना चले, ये चीज डिपेंड करेगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट पर। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है, कंटेंट आपको काम का लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में आकर के बताना जरूर है कि ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, जो हम अभी आपको ये चीजें पढ़ा रहे हैं, ये कितनी आपको समझ में आ रही है। नो डाउट ये सारी चीजें आप क्लास को पूरा देखने के बाद में ही करोगे। तो जो साथी 1.5-2 घंटे की क्लास भी नहीं देख पाते थे, उस पर्पज से ये 30 मिनट की क्लास लानी पड़ी है। तो इस क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है। अगर आपने 30 मिनट की भी क्लास नहीं देखी ना, तो आप इस काबिल नहीं हो कि सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। इट्स डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता कि अभी आप किस जगह पर हो। मायने ये रखेगा कि जब ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप कहां पर स्टैंड करोगे। तो एग्जाम तक का जो ये 3-4 महीने का टाइम है, इस टाइम को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो, और कम से कम क्लास को तो पूरा देखना ही देखना है। प्रण ले लो कि इस क्लास को पूरा कंप्लीट करने से पहले उठूंगा नहीं, इसके पूरे के पूरे नोट्स बनाऊंगा, इसका वापस से रिवीजन करूंगा। आपके सिलेक्शन की गारंटी आपको मैं दे सकता हूं, अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए रहे, रेगुलर इन क्लासेस को देखते रहे, और पढ़ाने के बाद में जो जो चीजें मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करते रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज अपन शुरुआत करते हैं अपने द 30 मिनट शो की, और इस शो का आगे बढ़ना डिपेंड करेगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने चतुश्रेणी कर्मचारी का ये सिलेबस लगा हुआ है, जिसमें आपको पता होगा 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 120 प्रश्नों में हिंदी के हैं आपके 20 प्रश्न, अंग्रेजी के हैं 15 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके सबसे ज्यादा प्रश्न है। कितने? 70 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। इन 70 क्वेश्चन की आज अपन शुरुआत करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से इसकी अपन शुरुआत करेंगे। साइंस के आपके 5 प्रश्न आने हैं, तो ये वाले 5 प्रश्न, इन देखो 5 प्रश्नों के लिए आपको 6 टॉपिक दिए हैं। आपके जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाने वाला है, अधीनस्थ बोर्ड ने इन 5 प्रश्नों के लिए आपको 6 टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दूसरा टॉपिक होगा धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये आपका दूसरा टॉपिक होगा, ये पहला टॉपिक है। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चौथा टॉपिक होगा आपका आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। पांचवा टॉपिक होगा सामान्य शरीर संरचना, अंग, तंत्र एवं और प्रमुख रोग। और उसके बाद में ये देखो कहां तक,
सामान्य संरचना, संरचना अंग तंत्र, ये वाला 5वां टॉपिक है। और प्रमुख मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपके 6ठा टॉपिक है। तो इस प्रकार से इन 6 टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि हर टॉपिक में से लगभग एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम में 1 नंबर पूरा पक्का करवाने वाली है, और वो 1 नंबर आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो अपन शुरुआत करते हैं आज इस पहली क्लास की। इसके बाद में आगे की ये 6 क्लासेस भी आपको एक दिन छोड़कर एक दिन रेगुलर अपने इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एवं केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने से पहले आपको यह समझना है कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि देखो रासायनिक या भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, वो परिवर्तन पदार्थ के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है ये चीज समझो। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि वे सभी वस्तुएं जो कि वायुमंडल में अपना कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह घेरती है, और जिनका द्रव्यमान होता है वे पदार्थ कहलाती है। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है और वायुमंडल के अंदर कुछ ना कुछ स्थान वो घेर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। जैसे कि ये पेन है, ये भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, मेरे हाथ में रिमोट है, ये भी कुछ जगह घेर रहा है। इनफैक्ट मैं खड़ा हूं या आप भी हो तो आप भी कुछ ना कुछ जगह तो घेर ही रहे हो वायुमंडल के अंदर, चाहे कोई गैस है, चाहे वो पत्ती है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे ये मेरे सामने रखा हुआ कैमरा है। हर एक वस्तु जो वायुमंडल में कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और ये ध्यान रखना कि पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। अब ये जो पदार्थ होता है ना साथियों, इस पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से तो कितनी होती है, 3 कौन कौन सी होती है। एक अवस्था होती है इसके अंदर आपके ठोस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। दूसरी अवस्था होती है ठोस के बाद में आपकी द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। और तीसरी अवस्था होती है इसके अंदर गैस, जिसको इंग्लिश में भी आप गैस ही बोलते हो। ये 3 तो मुख्य अवस्थाएं होती है जो आपको पढ़ना है और जहां से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। लेकिन जब आप हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करने जाते हो तो वहां पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़नी होती है, जिसमें चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है, जो कि गैस के आयनों को आयनाइज्ड करके बनाई जाती है। और उसके अलावा 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन स्टेट। उस बोस-आइंस्टीन स्टेट के अंदर क्या पदार्थों का संघनन करके 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले आया जाता है और सॉलिड से भी पीछे वो चली जाती है। तो एक अवस्था इधर और एक अवस्था इधर और है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट केवल और केवल ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं 3 अवस्थाओं के अंदर हर एक पदार्थ आपके नेचर के अंदर पाया जाता है। और जो आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे, उस परिवर्तन में आप यही पढ़ोगे कि ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रही है, इनके अंदर किस प्रकार से क्या क्या चेंज हो रहा है। तो वो जो चीजें आपस में बदल रही होगी पदार्थ की अवस्था के अंदर, वही आपके परिवर्तन होता है। उसको 2 भागों के अंदर बांट दिया कि एक परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन होगा और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो देखो आपके सामने पहले लगा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये आपके सामने डेफिनेशन लगी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक विशेषता बदलती है, यानी कि पदार्थ की भौतिक, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक का मतलब जो ऊपरी बदलाव होता है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है और ऊपरी तौर पर बदलाव होता है, ऊपरी तौर पर जो चीज हमें दिखाई देती है उसको भौतिक बोलते हैं। और रासायनिक का मतलब हो गया कि केमिकल, यानी कि उसके अंदर जाकर के उसके मूल संगठन के अंदर अगर परिवर्तन होगा तो वो रासायनिक कहलाएगा। तो जो भौतिक विशेषताएं होती है, भौतिक विशेषताओं में 3 मुख्य विशेषताएं होती है। एक तो पदार्थ की जैसे अवस्था, कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, ये आप उसको देख करके पता लगा सकते हो। दूसरा होती है पदार्थ की गंध, कि उसमें से गंध किस प्रकार की आ रही है। और तीसरा होता है पदार्थ का एक तरीके से कह लो आप रंग, कि वो किस कलर का है, काला है, सफेद है, नीला है, पीला है। तो ये जो चीजें आपको ऊपरी तौर पर किसी पदार्थ के अंदर दिख जाती है वो उसकी भौतिक विशेषताएं कहलाती है। और जब किसी पदार्थ की केवल और केवल इन भौतिक अवस्थाओं के अंदर ही परिवर्तन होता है, तो वो जो परिवर्तन होता है ना साथियों, उसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसे, हमें थोड़ा समझाओ जरा। तो देखो आकार के अंदर अगर अपन परिवर्तन की बात करें तो आपके हाथ में आप जैसे एक पेपर लो, उस पेपर को आप फाड़ डालो। पेपर को फाड़ने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। पहले इतना बड़ा पेपर था वो फट करके छोटा हो गया। तो पेपर का फाड़ना, इसमें पेपर का क्या हुआ, आकार छोटा हुआ, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि आपने पेपर को फाड़ा है ना, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी कि उसका आकार बदला है। पहले बड़ा था अभी छोटा हो गया। बाकी उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो एज इट इज रहा है, उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी अपन बात करें अवस्था की, अवस्था वाला कोई एग्जाम्पल देखो। जैसे आपने फ्रीज के अंदर बर्फ देखा होगा, उस बर्फ को आप ला करके वायुमंडल के अंदर थोड़ी देर छोड़ दो, वो बर्फ पड़ा पड़ा किस में बदल जाएगा, द्रव के अंदर, यानी कि पानी के अंदर बदल जाएगा,
है तो क्या, वो है तो पानी ही, यानी कि वो है तो H2O। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु उसके अंदर, परमाणु उसके अंदर मिले हुए हैं। लेकिन जब वो ठोस अवस्था के अंदर होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस। ठोस अवस्था के अंदर बर्फ होता है, बर्फ को पिघाल करके आपने द्रव बनाया, तो बर्फ का पिघल करके द्रव बनना क्या होता है, पानी बनना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यानी कि वो ठोस से द्रव बन गया है। अब अगर आप पानी को और ज्यादा गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। तो ठोस का द्रव यानी कि बर्फ का पिघल करके द्रव बनना पानी बनना, और पानी का उबल करके भाप बनना, ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। अब आप भाप को कंडेंसेट करके, संघनन करके वापस द्रव भी बना सकते हो, है ना। उस द्रव को वापस फ्रीज में जमा करके बर्फ भी बना सकते हो, यानी कि यहां पर पदार्थ की अवस्था के अंदर बदलाव हो रहा है कि पदार्थ पहले ठोस था, फिर द्रव बन गया, द्रव से फिर गैस बन गया। तो केवल अवस्था में, यानी कि अपन को ऊपर से जो चेंज दिख रहा है, जो भौतिक उसकी विशेषता है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो गया। अगली बात कर रहा है ये पदार्थ के रंग की। रंग के बारे में आप कैसे देखोगे, जैसे कि आपने परफ्यूम लगाया होगा, परफ्यूम तो क्या गंध के अंदर आ जाता है। जैसे आपने जिंक ऑक्साइड देखा होगा, जिंक ऑक्साइड को जब अपन जलाते हैं ना साथियों, थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, तो वो येलो कलर में बदल जाता है, पीले कलर में बदल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे ही वो जिंक ऑक्साइड ठंडा होता है ना, वापस से वो सफेद कलर के अंदर आ जाता है। मूल रूप से जिंक ऑक्साइड कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का। उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे वो येलो हो जाएगा, यानी कि उसके किसके अंदर परिवर्तन हो गया, उसके रंग के अंदर परिवर्तन हो गया। लेकिन जैसे ही अपन ने क्या करा, अपन ने उसको गर्म करने से हटाया, वो वापस ठंडा हुआ, वापस किसके अंदर बदल जाएगा, सफेद कलर के अंदर बदल जाएगा। इसका मतलब आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ऐसे परिवर्तन, जिन परिवर्तनों के ऊपर हम कोई कारण लगाते हैं ना, यानी कि जिस वजह से उस पदार्थ के रंग, गंध, अवस्था, आकार के अंदर अपन परिवर्तन कर रहे हैं, उस कारण को अगर एक बार अपन हटा लेवे और वो पदार्थ वापस से अपनी पुरानी अवस्था के अंदर पहुंच जाए, तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और ऐसे परिवर्तन की एक खास विशेषता होती है कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब अगर आपने ठोस को बदल करके क्या बनाया है, ठोस को बदल करके आपने द्रव बनाया है ना, तो इस द्रव को वापस अपन ठोस के अंदर भी बदल सकते हैं, यानी कि ये उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऐसे समझ लो इनके अंदर बेक घेर होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन तो आपकी 4 पहिए वाली कार है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन आपकी केवल बाइक है। बाइक के अंदर बेक घेर होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो बदलाव हो गया ना, फिर वो हो ही गया, उसको आप वापस बदल नहीं सकते। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो, जैसे दूध से जम करके दही बनना। मुझे बताओ जरा, दही को वापस से दूध में बदल सकते हो क्या आप कहोगे गुरुजी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपने कागज को फाड़ा, तो फाड़े हुए कागज को वापस चिपका करके वैसा का वैसा बना सकते हो, तो वहां पर वो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, एक तो अपन ने कागज को फाड़ा और एक अपन कागज को जला देवे। अब मुझे बताओ जरा, कागज को अगर आपने जलाया तो वो जलने के बाद कागज क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। अच्छा, उस राख बने हुए कागज से, राख से वापस आप कागज बना सकते हो क्या, आप कहोगे गुरुजी नहीं बन सकता वो तो। इसका मतलब कागज का जलना क्या हो जाएगा, जल करके राख बनना, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वहां पर उस कागज का जो मूल संगठन था, उसका मेन जो केमिकल कॉम्पोजिशन था साथियों, रासायनिक संगठन था, उसके अंदर बदलाव हुआ और कागज जल करके राख बन गया। तो दिमाग में क्या चीज बैठी ऊपरी ऊपरी तौर पर, कि ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर बेक घेर होता है, यानी कि एक बार गाड़ी आगे गई, यानी कि कोई बदलाव हमने करा और उसको हम पीछे नहीं ले जा सकते, पीछे नहीं ले जा सकते, तब तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर वो पीछे चला गया वापस, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ से आपने पानी बनाया, पानी को जमा करके वापस बर्फ बना सकते हो, लेकिन अगर आपने दूध को जमा करके दही बना दिया, तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। जैसे आपने क्या करा, आपने सब्जी काटी, तो सब्जी का काटना तो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि काटने के ऊपर कोई भी उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने सब्जी को पका दिया, यानी कि उसको उष्मा दे करके सब्जी को पका दिया, सब्जी पूरी की पूरी बना ली, तो उस बुनाई हुई सब्जी से वापस आप मूल रूप से आलू या मूल रूप से मिर्ची प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि सब्जी का काटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सब्जी को पकाना क्या हो जाएगा, सब्जी को पकाना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो माइंड में एक चीज क्लियर हुई कि जो चीज एक बार घटित हो गई, अगर उसको पीछे वापस लेकर के जा सकते हैं तब तो भौतिक परिवर्तन है, अगर पीछे नहीं ले जा सकते हैं तो रासायनिक परिवर्तन है। देखो जरा आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके आकार, अवस्था और रंग में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की रासायनिक संरचना में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका एज इट इज रहता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसके अंदर रिवर्स घेर होता है। एग्जांपल देखो जरा, सबसे पहली बात बर्फ का पिघलना। अगर आपने बर्फ को पिघाल करके द्रव बना दिया, तो द्रव से वापस बर्फ भी बना सकते हो। दूसरा कह रहा वाष्प का बनना, यानी कि अगर आपने द्रव को गर्म कर रहा और वाष्प बना दी, तो वो वाष्प जो होती है वापस द्रव के अंदर भी बदल जाती है।
जैसे आपने देखा होगा पानी अगर गैस पे आप गर्म चढ़ा दो, उस पानी को ढक दो ऊपर से ढक्कन, उस ढक्कन के ऊपर कुछ बूंदे, जैसे उठा के देखोगे थोड़ी देर बाद में कुछ बूंदे होगी उसके ऊपर, है ना, वो होती है जलवाष्प की बूंदे। अब वो जलवाष्प को थोड़ी देर पड़ा रहने दो, ठंडा होने दो, वो वापस से क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगली बात कर रहा है नमक को पानी में घोलना। अगर आपने नमक को पानी में घोला और थोड़ी देर उसको रख दिया ना, शांत रख दिया, तो वो नमक क्या हो जाएगा, पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा। यानी कि नमक का पानी में घुलना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें उसके मूल संगठन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि पानी का मूल संगठन है यहाँ पर H2O जल, और नमक का मूल संगठन है यहाँ पर NaCl। तो ये जैसे ही पानी वापस से हिलता हुआ बैठेगा ना ठंडा, तो ये NaCl अवक्षेप बन करके पानी की गिलास के अंदर वापस से नीचे जमा हो जाएगा। तो नमक का पानी में घुलना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि नमक को पानी में घोला या फिर चीनी को अगर पानी में घोला ना, तो उस पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, जलवाष्प बन जाएगा, और नमक या शक्कर उसके अंदर वहीं पर बच जाएगा अवक्षेप के तौर पर। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस लागू होता है। एक बार अगर बदलाव हुआ तो उस बदलाव को पुनः पुरानी सिचुएशन में लाया जा सकता है। अगला कह रहा है कागज को फाड़ना। अगर आपने कागज को फाड़ दिया ना, तो फाड़े हुए कागज को वापस आप चिपका सकते हो, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कागज को आपने जला दिया तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो पेड़ को काटना, अगर आपने पेड़ को काटा ना, तो काटने से उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में या उसकी मूल संगठन के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो पेड़ का काटना तो आपके भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उस पेड़ को काट करके उसकी लकड़ी को अगर आपने जला दिया ना, उस लकड़ी के जलने के बाद जली हुई राख से आप वापस से लकड़ी नहीं बना सकते। इसका मतलब लकड़ी का जलना तो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन पेड़ का काटना भौतिक परिवर्तन होता है। अगला कह रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का मेरे प्यारे साथी फॉर्मूला होता है ZnO। इसको गर्म करने पर पीला हो जाना, यानी कि जिंक ऑक्साइड को थोड़ी सी उष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है तो वो पीला हो जाता है, और जैसे ही उष्मा हटाई जाती है वापस से वो सफेद रंग के अंदर आ जाता है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है फोटोक्रोमिक चश्मे का धूप और छाया में रंग बदलना। आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे फैंसी चश्मे चल रहे हैं, नजर का चश्मा होता है, उसके ऊपर एक लेयर लगा ली जाती है, धूप में जाते हैं तो ऊपर से काला काला दिखता है, और जैसे ही छाया में वापस आते हैं वापस से पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आंखें आर पार उसमें दिखने लग जाती है। तो इस प्रकार का चश्मा जो धूप में जा रहा है, यानी कि उष्मा मिल रही है तब तो काला हो रहा है, यानी कि उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जैसे ही वापस से छाया में आए वो वैसे वापस से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी कि जैसे पहले था वैसा का वैसा चश्मा वो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फोटोक्रोमिक चश्मे होते हैं ना, इनका रंग बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन की कुछ खास विशेषताएं होती है, 3 विशेषताएं, जिसमें से पहली विशेषता कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इस बात को छाप के रख लेना। ये जो विशेषताएं है ना साथियों, यहां से आपको सवाल पूछा ही पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल और केवल जो पुराना आपका पदार्थ है उसकी अवस्था में या उसके गंध में या उसके रंग में या उसके आकार में परिवर्तन होता है। बाकी उस पदार्थ का मूल संगठन एज इट इज रहता है, सेम रहता है, बिल्कुल मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरी बात कह रहा है पदार्थ की मूल पहचान नहीं बदलती, यानी कि मूल पहचान जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जल है तो जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, 2 इसके ऊपर एकाकी बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म बैठे हुए हैं। अब इसका मूल कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा, चाहे इसको आप बर्फ बनाओ, चाहे इसको आप द्रव बनाओ, चाहे आप इसको गैस बनाओ, है ना। तो बर्फ के रूप में होगा तो बर्फ को द्रव बनाना यह भी भौतिक परिवर्तन होगा, द्रव को गैस बनाना भी भौतिक परिवर्तन होगा, और गैस से वापस द्रव बनाना, द्रव से वापस से बर्फ बनाना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे, क्योंकि उसकी मूल पहचान नहीं बदलती है। मूल रूप से उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो समान ही रहता है। और अगली और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि यह परिवर्तन प्राय उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब एक बार अगर आगे चला गया ना, ये ए से मान लो कि अगर एक बार बी बन गया ना, तो इस बी से वापस से मैं ए बना सकता हूं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप यही देखो, आपने नींबू को काटा, काट करके 2 टुकड़े कर दिए, तो नींबू का काटना तो क्या हुआ, उसका काटना तो हुआ साहब क्या, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसको वापस से अपन चिपका भी सकते हैं किसी भी सहायता से, लेकिन यानी कि वहां पर उसके मूल संगठन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। चाहे पेड़ को काट रहे हो, नींबू को काट रहे हो, कागज को फाड़ रहे हो, सब्जी को काट रहे हो, काटना, चीरना, फाड़ना, ये सारी चीजों में भौतिक अवस्था ही बदलती है, केवल कि उसका आकार बदल जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन कब बदलता है, जैसे सब्जी को काटने के बाद अगर आपने उष्मा दी और उष्मा देकर के उसको पका लिया ना, तो पकी हुई सब्जी से वापस नेचुरल सब्जी आप प्राप्त नहीं कर सकते, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और एक नया पदार्थ बन जाएगा।
तो क्या समझे कि ये समझे गुरुजी भौतिक परिवर्तन में केवल उसकी मूल अवस्था के अंदर परिवर्तन हुए बिना ऊपरी ऊपरी अवस्था में ही परिवर्तन होता है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल है आपके सामने, जैसे देखो पहला कह रहा है ब्रेकिंग ग्लास, यानी कि ग्लास का टूटना क्या है, कांच का टूटना। ग्लास थी हाथ में, छोड़ी नीचे गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया ग्लास। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कांच था कांच ही है, बस उसका आकार बदल गया। पहले आकार ग्लास जैसा था, अभी आकार टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया है। अगला कह रहा है मिक्सिंग कैंडीज, जो कैंडीज होती है ना, उन कैंडीज को अगर आप मिक्स भी कर दोगे ना, उनको वापस से अलग किया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है शेडिंग पेपर, यानी कि पेपर को चीरना फाड़ना। पेपर को अगर आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर उसको जला दिया तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला कह रहा है फोल्डिंग पेपर, पेपर इतना बड़ा था उसको फोल्ड करके छोटा सा बना दिया, बिल्कुल। पेपर को फोल्ड करना भी भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है मेल्टिंग आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल करके द्रव बनेगी, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है चॉपिंग वुड, यानी कि लकड़ी को काटना। लकड़ी को काटो, चाहे पेड़ को काटो, चाहे सब्जी को काटो, चाहे नींबू को काटो, चाहे किसी फल को काटो, हर एक चीज जहां पर केवल काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला कह रहा है कटिंग हेयर, आप जाते हो नाई के पास, बाल कटवाते हो, लंबे बाल थे छोटे हो गए, बाकी बाल कट करके अलग हो गए, तो बालों का कटना भी क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। अब आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसी उत्प्लावकता आ रही होगी कि सर कटे हुए बाल को वापस जोड़ के बताओ जरा। जोड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन मेरे प्यारे साथी ये बात समझना, भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन ये होता है जिसके अंदर पदार्थ की मूल अवस्था में कोई चेंज नहीं होता है। आपका बाल सर में जिस अवस्था में था ना, कटने के बाद पड़ा है, वहां पर भी वो उस अवस्था में ही रहेगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगा। अगर उस बाल को आपने जला दिया ना, तो जलने के बाद जो आपकी बानी बन जाएगी ना, उस बानी में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। यानी कि जलना कैसी क्रिया है? जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि चीरना, फाड़ना, काटना ये एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला कह रहा है ड्राई आइस सब्लिमेशन, यानी कि सूखा जो बर्फ होता है ना साथियों, ड्राई आइस, उस ड्राई आइस को सीधा उधर उपापन सब्लिमेशन के थ्रू गैस में बदलना, यह भी भौतिक परिवर्तन होता है। बॉइलिंग वाटर, यानी कि पानी को गर्म करना। ब्रेकिंग एग, यानी कि अंडों को पकाना। देखो अंडा है, अंडे को आपने फोड़ा, अंडे को फोड़ने के बाद में उसमें से जो लिक्विड निकला ना, ये तो होगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन उस अंडे को अगर आपने पका लिया ना, तो पकाने के बाद ऑमलेट बन जाएगी या कुछ और आइटम बन जाएगा आपका, पकने के बाद में नया पदार्थ बन गया है, तो वो क्या होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। दिमाग में ये चीज छाप के रख लेना। अगली बात अपन करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन वैसे भी मैं आपको समझा ही चुका हूं। ये कह रहा है कि वे परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये बात दिमाग में छाप लो साहब। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा रासायनिक परिवर्तन में हमेशा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ कुछ नहीं बनता है, पदार्थ वही रहता है, उसकी मूल अवस्था यानी कि उसका कैरेक्टर वही रहता है, बस उसकी अवस्था बदल जाती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उस पदार्थ का कैरेक्टर ही बदल जाता है, ऐसा समझ लो। वो जो खुद है ना पदार्थ, वो रहता ही नहीं है, दूसरा ही पदार्थ बनकर के आ जाता है, यानी कि नया पदार्थ बन जाता है। तो नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक भी बन सकते हैं। तथा पदार्थ की मूल अवस्था का मतलब उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका जो रासायनिक संगठन है, उस रासायनिक संगठन के अंदर क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण देखो, जैसे लोहे पर जंग लगना। मुझे एक बात बताओ, आपके घरों के आसपास कहीं आपने लोहा पड़ा हुआ देखा होगा, उस लोहे के ऊपर अगर जंग लग गई, तो जंग लगने पर क्या उसका रंग भी परिवर्तित हो गया, यानी कि पहले किस प्रकार का था? काला था, वो भूरा हो गया जंग लगने के बाद में। लेकिन वो लगी हुई जंग को आप वापस हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते, क्योंकि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? जैसे ये होता है लोहे का सूत्र Fe, ये क्या करता है? ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी यानी कि जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? Fe2O3, साथ में कुछ जल के अणु बन जाते हैं। ये वाला सूत्र होता है आपके जंग का, यानी कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यहां पर जंग बन गई, जंग लग गई है ना, तो ये आयरन ऑक्साइड बन गया है। अब इस आयरन ऑक्साइड से वापस आप आयरन प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर नया पदार्थ बन गया है आयरन ऑक्साइड, जबकि यहां पर था क्या? आयरन था, उसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, आयरन ऑक्साइड बना लिया। जैसे देखो, आपने एप्पल को काटा ना, तो एप्पल को काटना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन एप्पल का भूरा पड़ जाना, भूरा हो जाना, वो रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एप्पल के अंदर भी क्या होता है? आयरन होता है, और वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके थोड़ी देर बाद में एप्पल का रंग बदल जाता है, भूरी हो जाती है। उस भूरी हो रखी एप्पल को आप वापस से क्लीन एप्पल नहीं बना सकते। तो एप्पल का काटना तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, लेकिन उस एप्पल का भूरा हो जाना काटने के बाद में वो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली है। वही सीन यहाँ पे हो रहा है जंग लगने के अंदर। जंग लगती है तब क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर नया पदार्थ बन जाता है। अगला कह रहा है कागज को जलाना। कोई सी भी चीज जलाओ, कागज को जलाओ, चाहे लकड़ी को जलाओ, जो भी चीज जल गई, या फिर खाना पका करके खाना भी जल रहा, जल करके नया खाना बन जा रहा है, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला कह रहा है दूध से दही बनाना। अगर दूध जम करके दही बन गया, दही से वापस दूध प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा गुरुजी। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण का होना।
प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना साथियों, उसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, ये हमारे द्वारा, अच्छा ग्लूकोज तो बनता है इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को जड़ों से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है तो क्या बन जाता है, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है और नया पदार्थ ग्लूकोज बन जाता है। किन किन से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल से मिलकर के। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना साथियों, ये वाली भी किस में आएगी, रासायनिक परिवर्तन में। भोजन का पाचन, आपने खाना खाया, खाना जैसे ही एक बार पेट में चला गया और उस खाने का अगर पाचन होना शुरू हो गया ना, तो वहां पर रासायनिक संगठन हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। अगला कह रहा है खाना पकाना, अगर आपने खाने को पका लिया, पकाने के अंदर क्या हो रहा है, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, और जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा प्राप्त होती है ना, तो वो ऊष्मा प्राप्त करके नए मॉलिक्यूल, नए अणु या नए पदार्थ बना लेता है, और जहां पर भी नया पदार्थ बन गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक नहीं रहेगा। चलो तो इसके आगे विशेषताएं देख लो रासायनिक परिवर्तन की। क्या विशेषताएं हैं, पहली बात तो कह रहा है नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल गुरुजी, नया पदार्थ बनेगा तभी तो रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी बात कह रहा है ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इस बात को स्टार लगा लो साहब। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर गाड़ी आगे खिसक गई ना तो पीछे नहीं आएगी साहब, यानी कि एक बार आपने अगर आलू को पका करके आलू की सब्जी बना ली ना, तो उस सब्जी से वापस मुझे आलू प्राप्त नहीं होगा। या फिर आपने क्या कर लिया, आपने जैसे बीड़ी पीते हो, आप बीड़ी पी ली, बीड़ी का पूरा धुआं अंदर खींच लिया, उसके बाद में उस स्मोकिंग के बाद में वापस से आप बीड़ी या सिगरेट प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो धुआं बन के उड़ गया, उसका नया ही पदार्थ बन गया, राख बन गई है और उसकी गंदगी आपके शरीर के अंदर चली गई है। तो वो भी किस प्रकार का हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, वापस आप मूल पदार्थ उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अगला कह रहा है पदार्थ की मूल पहचान बदल जाती है। ये देखो मैंने कहा ना, आप इसको ऐसे याद रखो कि भौतिक परिवर्तन में उस पदार्थ का कैरेक्टर नहीं बदलता है, कैरेक्टर वो का वो रहता है, केवल अवस्था बदलती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उस पदार्थ का कैरेक्टर ही बदल जाता है, उसका मूल संगठन ही बदल जाता है। अगला कह रहा है ऊष्मा या ऊर्जा या तो इसके अंदर उत्पन्न होगी या फिर अवशोषित होगी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार लगा के रख लो, कई बार एग्जामिनर एक लाइन का सवाल यहीं से भी उठा लेता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना साथियों, उसमें उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए या नया पदार्थ बनाने के लिए या तो वो ऊष्मा लेगी अभिक्रिया या फिर वो ऊष्मा रिलीज करेगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना, उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है। लेकिन जब हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर जब शोषण की क्रिया होती है ना, यानी कि हमारा ग्लूकोज शरीर में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, तो वहां पर ऊष्मा रिलीज होती है, यानी कि वहां पर ऊर्जा रिलीज होती है, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऊष्मा का देना या ऊष्मा का रिलीज होना, ये वाला काम भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है। अब यहां पर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। पहला कह रहा है बर्निंग वुड, यानी कि लकड़ी को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। रोटिंग फ्रूट, यानी कि फलों का खराब हो जाना, अगर फल सड़ गए, एक बार खराब हो गए ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। अगला कह रहा है बेकिंग ए केक, एक केक बनाना। अगर आपने केक वाले की दुकान देखी, उसने केक अगर बना लिया ना, उस केक बने हुए केक को वापस से आप उसके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, रासायनिक संगठन बदल गया है पदार्थ का, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन आएगा। रस्टिंग मेटल यानी मेटल के ऊपर इस प्रकार से जंग लगना, ये दिख रहा है ना, येलो कलर का है, यहाँ पर भूरा भूरा दिख रहा है, तो जंग लग गई, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। यूजिंग ए बैटरी, बहुत अच्छा सवाल। आपने जैसे देखो साथियों, टॉर्च जलाते होंगे आप, टॉर्च को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद में उसमें से लाइट फेंकते हैं, अपन लाइट यूज कर लेते हैं, उसके बाद में वो डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे आपके घर के अंदर अगर इन्वर्टर है या फिर आप बैटरी यूज करते हो, या फिर पुराने जमाने में जो मोबाइल के अंदर बैटरी आती थी, तो ये जो बैटरियां होती है ना, इनको जब चार्ज करते हैं तो इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। अब एनर्जी स्टोर हो गई, उसको जैसे ही लाइट को जलाएंगे या लाइट यूज करेंगे तो वापस से वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। आप कहोगे गुरुजी बैटरी डिस्चार्ज हुई, वापस हमने चार्ज कर तो ली, लेकिन मेरे भाई जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है ना, तो वहां पर मूल संगठन में परिवर्तन होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है। वो रासायनिक अभिक्रिया आगे अपन धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया वहां पर संपन्न हो रही होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यानी कि वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है,
उस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि लाइट जल रही है तो वो बैटरी की एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गई, या फिर आपका मोबाइल यूज कर रहे हो तो वो बैटरी की फोन के ऊपर जो लाइट आती है उस लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। और जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी को ऊर्जा देनी पड़ रही है, उष्मा देनी पड़ रही है। जब अपन बैटरी को उष्मा देते हैं ना, बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होकर नया पदार्थ उसमें बनता है जो कि एक एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है, और उसी एनर्जी को धीरे धीरे अपन वापस बैटरी को यूज करते जाते हैं। तो बैटरी को यूज करना भी क्या हो जाएगा, बैटरी को चार्ज करना या यूज करना रासायनिक परिवर्तन। अगला कह रहा है डाइजेशन यानी भोजन का पाचन भी क्या होगा, ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन। शोरिंग मिल्क यानी कि दूध का फट जाना, अगर दूध फट गया तो फटे हुए दूध से वापस मूल दूध प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क यानी कि आग लगना, जैसे आपने कोई फटाका छुड़ाया, फटाका छूटा तो फटाका छूटने के बाद क्या बचेगा, केवल और केवल वेस्ट मटेरियल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फटाके का छूटना भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कुकिंग एन एग, अंडे को पकाना, या फिर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होना, ये सारा का सारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखो जरा भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता, कुछ दो चार सवाल अपन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, क्या नहीं होता, रंग गंध में परिवर्तन होता है क्या, आप कहोगे गुरुजी रंग और गंध में तो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में। ये कह रहा अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, उस गैस को वापस से द्रव या द्रव को वापस से ठोस बना सकते हैं। अगला कह रहा संगठन या मूल परिवर्तन, ये देखो ये बढ़िया बात है, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के संगठन या उसका जो मूलभूत ढांचा है ना, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। यही तो पूछ रहा है कि भौतिक में नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, पदार्थ के मूल संगठन में परिवर्तन नहीं होता, बाकी रंग गंध में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके आकार यानी कि साइज में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन होता उस टाइम में पदार्थ के मूल संगठन में परिवर्तन नहीं होता। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो अवस्था परिवर्तन होना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठोस द्रव द्रव गैस बन जाता है, लोहे का चुंबक बनना, जैसे लोहा है, लोहे को चुंबक कैसे बनाते हैं, उसके चारों तरफ तांबे की कुंडली लपेट के उसमें विद्युत प्रवाहित कर दो, वो लोहा चुंबक बन जाएगा, और जैसे ही विद्युत प्रवाहित करना बंद करोगे वापस से वो लोहा बन जाएगा। तो लोहे से चुंबक बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है बनी हुई सब्जी का खराब होना, मेरे प्यारे भाई आपने सब्जी बनाई और सब्जी अगर खराब हो गई, उस पर फंगस लग गया, उसमें से स्मेल आने लग गई, तो वो सब्जी का खराब होना रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, वहां पे कुछ बैक्टीरिया कुछ कवक मिलकर के उस सब्जी को खराब करके नया ही आइटम बना देंगे, नया ही पदार्थ बना देंगे जिसको आप खा नहीं सकते, अगर खा ली तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला कह रहा है नौसादर यानी कि NH4 का उदरउपातन। देखो नौसादर जो है ये ठोस होता है, इसका जब उदरउपातन किया जाता है ना तो ये सीधा किस में बदलता है, गैस में बदलता है। अब इस गैस को वापस से अपन ठोस पदार्थ यानी कि नौसादर के अंदर भी बदल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। ये कह रहा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सब्जी का खराब होना भौतिक नहीं है, कैसा है, रासायनिक है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं, देखो पहला कह रहा उत्क्रमणीय, दूसरा कह रहा अनुत्क्रमणीय। नव उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया या मूल पदार्थ के संगठन में संरचना में परिवर्तन। मूल पदार्थ के संगठन संरचना में परिवर्तन कौन से में होता है, रासायनिक में होता है। नया उत्पाद किस में बनता है, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। अनुत्क्रमणीय कौन होता है, अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते, ऐसा किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। यानी कि ये तीनों तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि ये वाला किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल देखो रासायनिक परिवर्तन का गुण क्या है, प्रकाश का अवशोषण होना, ये रासायनिक परिवर्तन का गुण है क्या। सामान्यतः नव उत्पाद का निर्माण होना, ये रासायनिक का है क्या। अगला कह रहा सामान्यतः अनुत्क्रमणीय, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी। आप कहोगे गुरुजी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, अगर सब्जी बन गई तो बनी हुई सब्जी से मूल सब्जी वापस प्राप्त नहीं हो सकती। नए उत्पाद का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन में होता है, और प्रकाश का अगर एक बार अवशोषण हो गया, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो उससे वापस प्रकाश नहीं बनाया जा सकता। तो तीनों ही क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के गुण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि असंगत का चयन करो, इनमें से गलत कौन सा है। पटाखों का विस्फोट होना रासायनिक परिवर्तन है क्या, अभी अभी पढ़ के आए हैं अपन, किसी भी प्रकार की आग जलेगी फटाखों का विस्फोट होगा, कोई भी विस्फोटक पदार्थ फटेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और नया पदार्थ बन जा रहा है। मोमबत्ती का जलना ये केवल भौतिक परिवर्तन है। यहां पर जो है थोड़ा सा अपन रुकते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है मैग्नीशियम के फीते का जलना रासायनिक परिवर्तन, तो ये बात सही है, मैग्नीशियम का फीता जलेगा, जल करके राख हो जाएगा, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, उस राख हुए फीते को वापस अपन मैग्नीशियम नहीं बना सकते। भोजन सामग्री का बासी हो जाना रासायनिक परिवर्तन है क्या, तो ये वाली बात भी सही है। भोजन सामग्री बासी होना यानी कि भोजन का खराब हो जाना, भोजन का सड़ जाना, चाहे फल हो चाहे भोजन हो, सड़ गल जाती है कोई चीज तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगी, भौतिक में नहीं आएगी। तो ये सारा रासायनिक परिवर्तन है। जबकि देखो इसने क्या बोला कि मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन, इसने केवल वर्ड लगा करके गलती कर दी। मोमबत्ती जो होती है ना मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा इस प्रकार की मोमबत्ती होती है, इस मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो क्या होता है,
आप कहोगे गुरुजी मोमबत्ती जब जलती है ना तो मोमबत्ती के अंदर एक सफेद रंग का धागा होता है, तो ये धागा जलता जाता है तो धागा तो जल करके राख हो जाता है, लेकिन ये जो मोमबत्ती होती है ना जिस पदार्थ की बनी हुई है, ये मोमबत्ती मेल्ट होकर के नीचे जमा हो जाती है इस प्रकार से, है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मोमबत्ती के चलने में दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ये धागा तो जल रहा है, तो धागा तो पूरी तरह से जल गया, धागा तो वापस अपन नया प्राप्त नहीं कर सकते, तो वहां पर तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये मोमबत्ती जिस पदार्थ की बनी हुई थी वो पदार्थ पिघल करके नीचे जमा हो गया, यानी कि पहले ठोस था, मोमबत्ती जल रही थी तो द्रव बना, द्रव बन करके नीचे जमा होकर के वापस से ठोस बन गया। तो ये देखो द्रव से ठोस से द्रव बना, द्रव से वापस से ठोस बन गया, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी कि मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है, दोनों होते हैं। ये कह रहा है केवल भौतिक होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और इसने पूछा क्या कि असंगत बताओ, यानी कि गलत बताओ, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। लास्ट सवाल देखो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, चौक व जल का मिश्रण करना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्या, जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन है। आप कहोगे गुरुजी इसमें तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। अंगूरों का किण्वन यानी कि अंगूरों का खराब हो जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, खराब हुए अंगूर से नए अंगूर नहीं बना सकते। फलों का पकना, अगर एक बार मुझे बताओ फल पक गया, उस पके हुए फल को वापस कच्चे फल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, वहां पर भी नया पदार्थ बन गया है। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन होंगे। जबकि चौक व जल का मिश्रण, चाहे आप चौक और जल का मिश्रण बनाओ, चाहे नमक और जल का मिश्रण बनाओ, चाहे शक्कर और जल का मिश्रण बनाओ, मिश्रण जो भी बनेगा उस मिश्रण से वापस से मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन आएगा। ये रासायनिक नहीं होगा, कैसा होगा, भौतिक होगा। अब साथियों यहां तक मैंने आपको देखो टॉपिक भी अच्छे से समझा दिया, थोड़ा सा 2-5 मिनट ऊपर हो गया होगा, और आपको सवाल भी सारे के सारे करवा दिए। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एक तो ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, और आगे क्लासेस को कंटिन्यू रखना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपकी क्लासेस लेता रहूंगा, धीरे धीरे सारे के सारे सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, इन टॉपिक को आपको पढ़ना भी है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद में आपको करनी है साथियों अलग अलग सवालों की प्रैक्टिस। केवल इतने से सवालों से कुछ नहीं होगा, और भी सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो सवालों की प्रैक्टिस आप कहां करोगे, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे, कहीं से भी जाकर के आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, जहां के टेस्ट अच्छे हो, टेस्ट लगाओ, जिन टेस्ट के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो, टेस्ट लगा करके उन प्रश्नों को सोल्व करो, ताकि आपके टॉपिक की और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही आप प्रश्न लगाओगे आपको पता चलेगा यार मेरे एग्जाम में सवाल किस प्रकार के पूछे जाएंगे। और क्वालिटी एजुकेशन अपना जो एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें फ्री, लेकिन टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज परचेस करनी पड़ेगी। ये टेस्ट सीरीज अपने एप्लीकेशन के अंदर दे रखी है, टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें 15 टॉपिक वाइज है और 10 फुल लेंथ के हैं। केवल 249 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ये 249 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हो। परचेस करते टाइम NR21 कूपन कोड जब आप यूज करोगे तो आपको इसमें 21% की छूट मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये टेस्ट सीरीज, प्ले स्टोर पे जाना, क्वालिटी एजुकेशन सर्च करना, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना, उस ऐप के अंदर अपना नाम नंबर डाल करके आईडी बनाना, और फिर टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाकर के इसी प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। उसको परचेस करोगे तो परचेस करते टाइम वो पूछेगा कि कोई कूपन कोड है क्या आपके पास, कूपन कोड कौन सा लगाना है, तो कूपन कोड के सामने आप लिख देना NR21। ये लिखते ही आपकी टेस्ट सीरीज 249 रुपए से कम हो जाएगी, 21% उसकी प्राइस। और ये टेस्ट सीरीज परचेस करके इसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। यूट्यूब पे अपन कंटेंट सारा का सारा पढ़ लेंगे, यहां पर अपन सवाल भी देख लेंगे कैसे पूछे जाते हैं, टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको उस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि सवाल आपके तैयार होकर के कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्ड हो जाए। और जो मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, अभी जो कुछ अपन ने पढ़ा है ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बोर्ड का जितना भी मटेरियल है। ये कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है अपना क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, क्लास आज अपलोड हुई है, कल शाम को आपको वहां पर ये मिल जाएगा। अगर यहां भी ना मिले तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन में एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल करके, इसको आप ओपन करोगे, इसमें जाकर के आपको जो कुछ भी अपन यहाँ क्लास के अंदर पढ़ेंगे सारा का सारा मैटर वहां पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन आगे चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। क्लास कैसी लगी, मैटर आपको कैसा लगा, समझ आई कि नहीं आई चीजें, वो सारी की सारी चीजें भी बता देना कमेंट बॉक्स में। और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने के लिए जाकर के टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन रहेगा अपना धातु और अधातु वाला, वो भी अपन 30-40 मिनट के टाइम के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।